नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज़म खान को तो आप जानते ही होंगे। एक दौर हुआ करता था जब आज़म खान यूपी में सुपर सीएम कहे जाते थे। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी आज़म खान की बात नहीं काटी जाती थी। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने रहे तब भी आज़म का वही हाल था, उनका वही भौकाल था, जिसे यूपी में ना भौकाल कहते हैं या फिर जलवा कह लीजिए। लेकिन आज़म खान के बुरे दिन शुरू हो गए। आज़म खान, उनकी बीवी, उनके बच्चे, सबको जेल जाना पड़ा। जैसे आज़म खान के बिना समाजवादी पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था। अब वो आज़म खान को 3 साल की सज़ा हो गई है। यही नहीं, उनको तो जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो विधायकी भी ख़त्म हो गई। आज़म खान ने एक धमकी दी थी, बात 2019 के लोकसभा चुनाव की। तब उन्होंने रामपुर के जो डीएम थे, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके बारे में कहा था कि हम उनसे जूते साफ़ करवाएंगे। लेकिन उसी आईएएस अफसर की वजह से आज़म खान की राजनीति चौपट होने की कगार पर है। और आज हम उन्हीं आईएएस अधिकारी के घर पर पहुंच गए हैं। नाम है उनका आंजनेय कुमार सिंह। तो आज उन्हीं आंजनेय कुमार सिंह से हम मिलेंगे। आंजनेय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज से ना हम एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम, तो सोचा कि आपके नाम की चर्चा बहुत हो रही है, गूगल में, यूट्यूब पे सब जाके ढूंढ रहे हैं कौन है ये आंजनेय कुमार सिंह। तो मैंने कहा बोहनी यहीं से शुरू की जाए। तो आपको देख के मतलब डर लग रहा है? ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। सामान्य तौर पर मैं भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही हूँ और अधिकारी के तौर पे भी मैं सामान्य ही रहता हूँ। यहाँ पे जो सामान्य पब्लिक है उससे आप पूछेंगे तो उसको मुझसे ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। वो हमसे नहीं डरते, बल्कि वो हमारे पास खुलेआम खुले तरीके से आते हैं, हर एक तरीके की मदद लेने आते हैं। मैं उनको सीओजी पे भी उपलब्ध मिलता हूँ, तो ज़्यादातर तरीके की शिकायतें भी मुझको आती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप आ गए थे रामपुर के डीएम बन के 2019 में, फरवरी का महीना था। तो जब वो जिस बात को लेकर के, जिस बयान को लेकर के आज़म खान को सज़ा हुई है 3 साल की, तो वो वीडियो आपने देखा? जी बिल्कुल। कितनी बार देखा? जब शुरू में ये वीडियो देखा था, इलेक्शन चल रहा था, चूँकि इलेक्शन कमीशन को हमें रिपोर्ट भी करना होता है और उसमें कार्रवाई करके रिपोर्ट करना होता है, तो मैंने वीडियो तो बहुत बार देखा होगा। और ऐसे एक नहीं, कई सारे भाषण हैं, सबको बहुत बार देखा। मतलब एक नहीं, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। हाँ, ऐसे हमने तो ढूंढा तो 3-4 ही मिले जिसमें आपका बहुत गुणगान है। नहीं, मुझे जहाँ तक याद है कि कम से कम 8-9 मौके ऐसे हैं जिसमें ऐसी टिप्पणियाँ हैं जो सामान्य तौर पर कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। कहा भी इसमें 7 मामले बड़े गंभीर किस्म के हैं और उन सब में कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है। हमने उस समय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देखते थे तब वो गुस्सा उस्सा नहीं आता था? उस समय मुझे याद है कि मेरे भाई ने भी फ़ोन किया था, मेरे फादर ने भी फ़ोन किया था कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं कि देख रहे हैं। मैं जनरली किसी से बहुत ज़्यादा उलझता नहीं हूँ और सामान्य तौर पर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैटर ऑफ प्रिंसिपल है जिनको मैं बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। और मुझे ये भी याद है कि मेरे पहले कलेक्टर का भी फ़ोन आया था, क्योंकि वो भी मुझको अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने भी मुझको फ़ोन किया था कि बेटा कंट्रोल रखना अपने पे। काफ़ी मदद मिली। पर अंदर से खून तो खौलता होगा? देखिए, ये ऐसी चीज़ है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अधिकारी को छोड़ दीजिए, एक मानव गरिमा के नाते मैं एक अधिकारी के तौर पे कोई भी व्यक्ति सामने होगा, चाहे वो उसको लोग कहें कि कितना भी निम्न स्तर पर उसको लोग आंकें, मैं उसको एक मानव के तौर पे आंकूंगा तो एक मानव गरिमा के विरुद्ध दिखेगा। तो जाहिर सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं। जब वह वीडियो चला के देख लेते हैं जिस पर सज़ा हुई थी कि क्या कहा गया था आपके बारे में, आपकी माँ के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, बहुत कुछ कहा गया था, तो वीडियो भी ज़रा देख लेते तो उससे पता तो चले कि आखिर बात क्या थी, किस बात पर ये बात इतनी दूर तक चलेगी। वो जगजीत सिंह का एक पुराना नज़्म है, आपने शायद सुना होगा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। जी बिल्कुल। तो वही है, तो ज़रा हम भी देख लें बात क्या ऐसी हुई थी। तुम्हें नहीं दिख रहा है रामपुर में कलेक्टर कैसा आया है? अपने साथ 3 अधिकारी कैसे लेकर आया है? उसने आते ही उर्दू गेट गिरा दिया जिसे सरकार ने बनाया था।
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए कि हमने उर्दू और उर्दू वालों को जलील कर दिया। इतनी नफरत थी उर्दू गेट से, रात के 4 बजे से गिराना शुरू किया, क्योंकि कलेक्टर को ये उम्मीद थी कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले सड़क पर निकलेंगे और ये गोली चलाकर रामपुर की सड़कों को गरीबों के खून से लाल करेगा। मैं गलत कह रहा हूं, बताओ। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कौन इतना बड़ा नीच कमीना होगा, किसकी मां ने यह कपूत पैदा किया है अपनी कोख से। 4 साल के मासूम बच्चों को आरपीएस स्कूल में कान पकड़कर लटका देगा। होगा कोई ऐसा दरिंदा और कमीना अधिकारी? और सब डटे रहो। ये कलेक्टर पलक्टर ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते। मायावती जी के फोटो कैसे बड़े बड़े माल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, जा रहे हैं। तो जब पहली बार आपने देखा तो आपके मन में क्या आया कि इस पे एक्शन होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मुझे पता था कि मुझको जब मैं आया था तो मेरे सीनियर्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे आगाह किया था कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे उस शहर का नाम रामपुर है। हाँ, रामपुर है, और ऐसी वहाँ पे बहुत सारी दास्तानें भरी हुई हैं। और मैं जनरली चूँकि एक डेवलपमेंट की दिशा में काम करने वाला व्यक्ति रहा हूँ पहले से भी। हालांकि ये भी सही है कि मैं जहाँ पे एनफोर्समेंट की बात आती है मैं कहीं से पीछे नहीं हटता, लेकिन मैंने तय किया था कि इस तरीके की नौबत आने ना दे तो अच्छा है। आपको पता है कि हम अधिकारी के तौर पे एक बहुत क्लोज निट में काम करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, तो हम भी चाहते नहीं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किसी के तरीके का हम किसी टसल में दिखें, क्योंकि एक उनके साथ काम भी करना है। हम जनता उन्हें चुनती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो जनता की आकांक्षाओं को हम भी रूप देने में उनकी मदद कर सकें। तो मैंने भरपूर प्रयास किया था कि इस तरीके की नौबत ना आवे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती चली गईं कि ये होता गया। और फिर तो जाहिर सी बात है कि जो शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर में इसको सुनना और जज्ब करना बड़ा मुश्किल काम था। ये जानने के बावजूद कि इस तरीके की चीज़ें पहले भी होती रही, इससे ज़्यादा होती रही हैं, लेकिन मेरे लिए पहला अनुभव था, तो जाहिर सी बात है अच्छा कुछ भी नहीं लगा। जब आपकी रामपुर में पोस्टिंग हुई थी, मुझे याद है, तो योगी जी मुख्यमंत्री रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। तो आप आने से बचना चाह रहे होंगे कि हाँ आज़म खान हैं, कौन पंगा लेगा, कोई नहीं लेना चाहता है। लोग कहते हैं सरकार किसी की रहे हो, आज़म खान के रुतबे में कोई कमी नहीं होती थी। नहीं, सुना था, लेकिन वजह ये नहीं थी। ये बात सही है कि रामपुर आने की इच्छा नहीं थी मेरी, लेकिन उसकी वजह दूसरी थी। मैं बहुत सीनियर लेवल पे था और पहले से अब हालांकि नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको काफ़ी हद तक कम किया है, पर रामपुर हो या फतेहपुर हो, वो फर्स्ट पोस्टिंग के ज़िले थे। तो ये लगता था कि आप इतने सीनियर लेवल पे आपको थोड़ा सा या तो बेहतर असाइनमेंट या तो लखनऊ में ही रहें, क्योंकि मेरी कोई ज़िद भी नहीं थी कि नहीं ज़िले में जाना है। जानते हैं लोग क्या कहते हैं कि योगी जी ने खाका खींच रखा था कि आंजनेय सिंह को फिट करना है। मैं ये नहीं जानता, पर ऐसा कभी कोई संकेत मिला नहीं, या ऐसा मैं ये अगर सही ढंग से कहूँ तो कुछ ऐसी बात थी नहीं। ये सही है कि मैं कुछ चीज़ें अपने शुरू से करता आया हूँ। मेरी 17 साल से ज़्यादा की सर्विस हो चुकी है, और मैं पीछे की सरकारों में भी रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ। आज जैसा हूँ वैसा ही हूँ, पहले भी रहा हूँ। ये अलग बात है कि कुछ हालात ऐसे बन गए कि लोगों ने अब मुझको उस तरीके से जाना है, लेकिन आप फतेहपुर में देखेंगे तो फतेहपुर में ज़्यादा लोग मुझको जानते हैं कि मैं चीज़ों को, या बुलंदशहर में भी मैं रहा हूँ, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, आज भी मिलने आते हैं लोग। और हमारा जो मूल काम होता है ये कि चीज़ों को करेक्ट करना और उसको फिर से एक पटरी पर डालना, जिससे लोग सेटिस्फाइड हों, लोगों को सेटिस्फैक्टरी सर्विस मिल सके। एक जो और आज़म साहब का एक बयान था, वो जो मुझे याद आ रहा है कि कलेक्टर फलेक्टर क्या होते हैं, ये तो तनखैया होते हैं। और तब वो 2019 की बात है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस था, आरएलडी भी थी, उसमें लोकसभा चुनाव था। तब उन्होंने कहा था कि मायावती को देखा होगा तो कलेक्टर से जूते साफ़ करवाऊंगा।
ये भी आपने कई बार देखा होगा वीडियो को। जी, देखिए ये एक सामान्य सी पर उनके लिए एक आम बात थी। ये केवल मेरे बारे में ही नहीं, सामान्य तौर पे वो कहते रहते थे। और एक सामान्य सी धारणा भी है अधिकारियों के लिए, जो सामान्य पब्लिक में है, अच्छी बातें नहीं कही जाती हैं, ये मैं जानता हूँ। और ये भी मैं जानता हूँ कि अधिकारी इतने बुरे भी नहीं हैं। एक दो उदाहरण दिया जाता है, एक दो कहीं से कोई एब्रेशंस होते हैं जिनको वायरल किया जाता है, उसमें मैं मानता हूँ कि कुछ अधिकारी गलत तरीके से बिहेव करते हुए दिखते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ में सच्चाई होती है, कुछ की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ अंश ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन मैं सबकी गरिमा की बात करूँगा। मैं हमेशा अपने साथ के अधिकारियों से यही कहता रहता हूँ, और मैं खुद भी सबसे पहले उसका पालन करूँगा, तभी कह सकूँगा कि हर एक व्यक्ति की एक गरिमा है। वो चाहे हम जिस रिक्शे पे जा रहे हो, रिक्शे वाला क्यों ना हो, हमारे यहाँ काम करने वाला क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति की गरिमा है। और तब तक जब तक कि किसी अन्य कारण, आप अगर डीएम के बारे में कहते हैं ना, तो ज़िले का कस्टोडियन के तौर पर देखा जाता है। जी, मैं उसी पे आ रहा था। तो एक सामान्य व्यक्ति के बारे में हम नहीं सोच सकते, तो कलेक्टर के बारे में इस तरीके से बातें कहना, क्योंकि कलेक्टर एक इंस्टीट्यूशन है, कमिश्नर एक इंस्टीट्यूशन है, कप्तान पुलिस अधीक्षक एक इंस्टीट्यूशन है। हम अपने जो राजनीतिक हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके बिहेस्ट पे हम काम करते हैं, हम उस सिस्टम का एक हिस्सा है। और अगर कहीं से भी किसी भी चीज़ का क्षरण करते हैं हम, चाहे हम हमारी तरफ से राजनीतिक जो प्रतिष्ठान है उसका अगर क्षरण हो, या उनकी तरफ से अधिकारियों का, उस सिस्टम में किसी भी का क्षरण होगा, तो टोटल ओवरऑल सिस्टम को धक्का पहुंचेगा। ये एक सामान्य बात हो गई है कि अधिकारियों को कुछ भी कह देना, सिर्फ इसलिए कि कुछ एक अधिकारियों के बारे में या अधिकारियों के बारे में सामान्य धारणा ठीक नहीं है, या कुछ एक अधिकारियों की इस तरीके की हरकतें लोगों के बीच में पहुंच जाती हैं जो सामान्य तौर पे नहीं स्वीकारी जाती, ये ठीक नहीं है। किसी के लिए भी ठीक नहीं, वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, वो नेतागण के लिए भी ठीक नहीं है। हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं जो पब्लिक के लिए सर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबके लिए भी एक रेस्ट्रेंट होना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए इस तरीके की बातों पर। जिस दिन ये फैसला आ रहा था कोर्ट में कि आज फैसले की घड़ी है, आज़म खान की पूरा राजनीतिक करियर उस फैसले पर टिका हुआ है, तो आप क्या कर रहे थे? लोग बहुत जानना चाहते हैं, आपको पता है गूगल पर लोग जाके ये भी सर्च कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन ये फैसला आया, मैं संयोग से अस्वस्थ था थोड़ा। मेरे बैक में पेन था। वो कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की आपको पता है कि, और सुबह 3-3 बजे तक जगना, एक ही परिस्थिति में बैठे रहना, तो उससे थोड़ा सा हाथों में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उसका संतोष है कि हम लोग कुछ कर पाए। तो उस समय से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे डेवलप हुई थी, जो इस बीच में हल्की बढ़ी थी। तो उस दिन मैं डॉक्टर के कहने पे मैं थोड़ा रेस्ट पे था, छुट्टी भी थी। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि मैं टच में नहीं था, मैं लगातार टच में था कि क्या हो रहा है, इस चीज़ों की जानकारी ले रहा था। एक टीम वर्क है, कोई भी चीज़। एक चीज़ टोकूंगा कि आपको लग रहा था कि जो फैसला आया वही आएगा, वही होगा। हम उम्मीद तो कर रहे थे, और उसका कारण ये है कि आप देखेंगे एविडेंसेस जो हमने कोर्ट में दिए हैं वो बहुत क्लियर दिए हैं। उस समय से लेके अब तक एविडेंस के एक पहलू पर हमने वर्क किया। ये केवल एक मुद्दा नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा, आपने ज़्यादा मेहनत किया केवल आज़म खान के मुद्दे पे। आपको इसके पहले मैं बता दूं कि 4 मामले निर्णित हुए हैं रामपुर में। आइए थोड़ा बैठ लिया जाए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा सुस्ता भी लेंगे, तो बातचीत भी लंबी है। जी, तो आज़म खान के मामले के पहले 4 मामले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निर्णित हुए हैं, जिसमें सबको मैक्सिमम सज़ा मिली है। जिसमें शिव बहादुर सक्सेना को, ख्याली राम लोधी को। इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा चेहरा नहीं था ना कोई, लोगों ने जाना। अब स्वीकार करता हूँ कि, और हमारे लिए देखिए, चूँकि ये मामला मुझसे संबंधित था, तो मैं गलत नहीं बोलूँगा कि मेरी नज़र इस पर नहीं थी या मैं इससे बेपरवाह था, निश्चित रूप से। और दूसरी बात ये थी कि आरोप ये भी था कि आप लोगों ने फर्जी मामले, सामान्य तौर पे लोगों को बताया जाता है कि प्रशासन ने जानबूझकर टारगेट करके फर्जी मामले बनाए हैं, ऐसा नहीं था। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के मुकदमे हैं, उनको भी उन सारे मुकदमे में काउंट किया जाता है जो उनके विरुद्ध है। आपको एक बात बताएं, आपको भी कितने साल हो गए इसमें? 17 साल हो गए? 17 साल से ऊपर हो गए। 20-21 साल हमें भी हो गए। मतलब आमतौर पे ये होता है कि चुनाव के टाइम में कोई भी कुछ कह के चला जाए, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता, तो फिर कुछ होता नहीं था। ये हम कई राज्यों में हमने देखा। तो लोग मानकर तो यही चल रहे होंगे कि इसमें भी क्या होने वाला है।
जी, लेकिन ये होना चाहिए। पिछली बार जब मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय के नेतृत्व में टीम आई थी, तो चुनाव आयोग का भी बड़ा इस पे स्पष्ट मत था और एक निर्देशन भी था कि आप लोग हल्के में लेते हैं। जो इस तरीके के बयान हैं, आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए और जिस समय आप केस दर्ज करते हैं उसी समय इसकी गंभीरता के हिसाब से दर्ज होने चाहिए। बहुत मतलब ये एक ऐसा मामला है, मुझे लगता है, जो आगे सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। किसी को भी नहीं इस तरीके की चीज़ बोलनी चाहिए, वो कोई भी हो, वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। हम एक समाज में हैं जहाँ पे एक हम अच्छे की तरफ बढ़ें, ये अग्रसर हों, ये अच्छा है कि कंपटीशन अच्छे का हो। आंजनेय कुमार सिंह 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, सिक्किम काडर के, और ये डेपुटेशन पर आए यूपी। और जब ये डेपुटेशन पर यूपी आए तब अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन दिनों आज़म साहब का जलवा तो था ही, उनकी तूती बोलती थी। और एक जो भाषण था आज़म खान साहब का, आंजनेय जी, उसमें वो कह रहे हैं कि उसकी माँ की कोख पर जाकर लात मारो, कैसा कमीना पैदा किया है। तो आपके माँ बाबूजी तो हैं, माँ ने भी ये देखा सुना होगा, पिताजी ने भी देखा सुना होगा, फिर क्या हुआ? देखिए, बुरा तो सबको लगा, ये बुरा लगने वाली चीज़ है भी। उन लोगों ने थोड़ा बाद में देखा, क्योंकि गांव में रहते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं रहते। जब उनको दिखाया जाता है तब, लेकिन बताया जाता है, बताया गया तो सिर्फ इतना ही फ़ोन आया, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था कि क्या है, कि कंट्रोल करना, अपने पे कंट्रोल करना। क्या दुर्वासा मुनि हैं आप गुस्से के मामले में? नहीं, जनरली मैंने आपसे कहा कि सामान्य तौर पर मैं उलझता नहीं हूँ, किसी से उलझने से बचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक मेरे भी हर एक इंसान के अपने मापदंड हैं, परिपूर्ण कोई नहीं है। तो किसी एक जगह पे होता है, आपका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और माँ सबके लिए संवेदनशील होती है। माँ बाप के मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। सबके लिए भगवान होते हैं। तो ये बात, इससे ज़्यादा बुरी बात कोई सुन नहीं सकता। कभी लगा आपको कि फ़ोन करके आज़म साहब को कहो कि माँ के बारे में आपने ऐसा बोला है? अगर उस समय सामने होते तो मैं कहता। इलेक्शन चल रहा था, मैं कर नहीं सकता था, लेकिन अगर इतने से बात बन सकती तो मैं निश्चित रूप से कहता। और एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे प्रकरण याद है कि एक ज़मीन का मसला था, जिसमें उस ज़मीन को गलत तरीके से फोर्जरी करके ख़रीदा गया था, जिसमें जिन जिन लोगों के नाम थे, उसमें जिन लोगों के नाम ख़रीदा गया था उनके नाम पे एफआईआर हुआ। तो उसमें कौन क्या है ये नहीं पता था। तो उसमें एक आज़म खान साहब की मदर का भी नाम था। तो बड़ा एक बवाल सा हुआ कि मरी माँ तक को नहीं बख्शा। अच्छा, हाँ, मुझे याद आया, उस पर उन्होंने काफ़ी। और एफआईआर हुआ। वो हमने जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के बेस पे बेस्ड होता है, तो हमने डॉक्यूमेंट पे बेस किया था। उनको भी बुरा लगा, ये उससे ज़्यादा था। ये किसी के लिए भी, सामान्य व्यक्ति के लिए भी, हमारे लिए तो अगर वो प्रधानमंत्री जी को भी कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी कुछ कहते हैं, तो बुरा लगता है, क्योंकि वो हमारे संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं। और उतना ही बुरा लगता है जितना हमें घर परिवार के लोगों के कहने पर बुरा लगता है। हम एक व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं। वो अगर वो पद पर होते तो उनके लिए कोई कहता तो उतना ही बुरा लगता। अगर गलत तरीके से कहा जाता, बिना कॉन्टेक्स्ट के कहा जाता, तो एक आलोचना का भी एक मापदंड होता है, एक तरीका होता है। मुझे उससे परहेज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों से गालियाँ मैंने खुद के लिए भी सुनी हैं। जब हम लोग एनफोर्समेंट करते हैं तो लोग हमें बहुत बुरी बुरी बातें भी कहते हैं। मैंने फ़तेहपुर में अपने लिए बहुत बुरी बात सुनी थी। जब मैं एनफोर्समेंट कर रहा था तो मैं अक्सर शाम को कुर्ता पाजामा पहन के, गमछा बांध के चाय की दुकानों पर बैठ जाता था कि लोगों का फीडबैक जानने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं। तो उसमें एक ने कहा, डीएम के बारे में क्या सोचते हैं? एसडीएम को कीड़े पड़ेंगे। तो सुना और फिर वापस आया। फिर हमने ये विचार किया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो रात के 12-1 बजे मैं अपनी टीम को लेकर निकला था देखने के लिए कि कहीं हम ज़्यादती तो नहीं कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इस फीडबैक से आपको करेक्टिव मेजर्स लेने में मदद भी मिलती है, लेकिन ये ऐसा फीडबैक नहीं है। ये एक तरीके से मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, जहाँ पे जिसका कोई लेना देना नहीं। न मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, न किसी के बारे में सोच सकता हूँ। हमारा परिवेश भी इसको अलाउ नहीं करता।
तो मेरे लिए ये अग्राह्य था, अस्वीकार्य था, किसी के लिए भी होता। कभी ऐसा हुआ कि आज़म साहब ने फ़ोन करके कहा कि भाई निकल गया और मतलब इससे समझिए कि मेरी गलती है? क्योंकि नो वन इज़ इनफेलेबल, आपने खुद कहा, और हम सब गलतियां करते हैं और गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं, इंसान की फितरत है ये। मैं इतना ही कहूँगा कि काश ऐसा होता, लेकिन मैं ये आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसका जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हुए उससे कोई संबंध नहीं है। ये तब जितना मेरे लिए अस्वीकार्य था, आज भी उतना ही अस्वीकार्य है। और मैं कहूँगा ये उनके लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। जो गलत बोलते हैं, जो चाहे सामने बोलते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे बोलते हैं, किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे मैं लगातार लोगों को आगाह भी इसके लिए करता रहता हूँ कि ये बुरा है, किसी के द्वारा निकले, किसी के लिए भी निकले, ये बुरा है। आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस फैसले के आने के बाद कुछ लोगों से, नेताओं से मेरी व्यक्तिगत तौर पे बातचीत हुई और एक देश में एक माहौल बन रहा है और लोगों में डर हो गया है, नेताओं में ख़ास तौर से, हम कुछ बोल के निकल नहीं सकते क्योंकि कोई न कोई कानून है, संविधान है। ये बात तो सही आप कह रहे हैं, पर एक चीज़ कुछ लोगों के मन में ये भी है, जब मैं ये बात कहता हूँ तो सोशल मीडिया में जो सवाल आते हैं कि आंजनेय सिंह और क्या आज़म खान का झगड़ा हो गया, मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी बात हो गई है। क्योंकि देखिए ना, जो लिस्ट है, आज़म खान 106 मुकदमे, उनकी पत्नी तंजीम 34, अब्दुल्ला आज़म 46, आज़म साहब के दूसरे बेटे हैं अदीब आज़म 32, आज़म साहब की बहन है निखत अफलाक, उन पे 30 मुकदमे। देखिए, इसको मैं क्लेरिफाई कर दूं, कई बार चीज़ें जो ये लोग जानना चाहते हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुकदमे आज़म खान के विरुद्ध हैं और उसका कारण ये है कि उसमें ये मुकदमे काफ़ी पहले के भी हैं उसमें कुछ, और काफ़ी मुकदमे तो सरकार के द्वारा समाप्त करवा दिए गए उनके पीरियड में जब वो मंत्री थे। ये 2012 से 17 की बात। नहीं तो ये मुकदमे बहुत ज़्यादा होते अभी। अच्छा, ये जो सेंचुरी या डबल सेंचुरी भी होता है? शायद इससे ज़्यादा होता। लेकिन जो आपने बाकी के मुकदमे गिनाए उसमें ज़्यादातर मामले जौहर ट्रस्ट से रिलेटेड हैं। अब क्या है कि जौहर ट्रस्ट में जब जौहर ट्रस्ट के कोई गलती करता है या कोई क्राइम में इन्वॉल्व होता है एक ट्रस्ट के तौर पर, तो उसके सारे ट्रस्टी आ जाते हैं उसमें, क्योंकि एक व्यक्ति तो है नहीं। तो जितने सारे आपने गिनाए उसमें ट्रस्टी के तौर पे बहुत सारे मुकदमे हैं, जो या तो ज़मीनों को कब्जाने या कागज़ों में हेर फेर करने या सरकारी ज़मीनों को कब्जाने, इन सारे जैसे मामले हैं। अब नंबर बढ़ाने को, नंबर गिनाने को गिनाया जा सकता है, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं उस समय प्रशासनिक तौर पे काम कर रहा था, उसके पहले भी 21 से ज़्यादा मुकदमे थे। आपके आने से पहले के लगभग 21 मुकदमे थे, कुछ ख़त्म होने के बावजूद जो आचार संहिता को साथ लेके थे। मुरादाबाद में भी मुकदमा है, ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद में भी मुकदमे हैं। तो जो एक नेता के तौर पर जो आचार संहिता के मुकदमे हैं वो तो थे ही थे और इस पे काउंटेड हैं, लेकिन जो मुकदमे मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर या उसके मेंबर के तौर पर है, उसमें ये वो शामिल हैं, या फिर एक इंडिविजुअल के तौर पर कहीं पे उन लोगों ने या एक ग्रुप के तौर पर किया होगा, वो भी शामिल हैं। तो ये सारे मिल के एक साथ होते हैं। और एक दो मुकदमे ऐसे हैं जिसमें एक 27 किसानों का मामला है, जिसमें सारे किसान अड़ गए थे कि हम भी क्योंकि हमारी ज़मीन है, हम अलग हैं तो हम अलग मुकदमे कराएंगे, तो 27 उस तरीके से हुए। और एक मामला जिसमें प्राइवेट लोगों ने कराया है, तो प्राइवेट लोगों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट लोग अगर देते हैं तथ्य कि किसी ने हमारे विरुद्ध क्राइम किया है तो उसको पुलिस लिखने को बाध्य थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो भी मुकदमे हैं एविडेंस पे बेस्ड है। जिस आज़म खान की भैंस चोरी हो गई थी, अखिलेश यादव जब सीएम थे तो उनको भैंस ढूंढने के लिए पूरी स्पेशल टीम बन गई थी। आप उसी आज़म खान पे भैंस की चोरी, बकरी की चोरी, ये सब भी मुकदमे दर्ज हो गए। देखिए, ये भी एक वो खुद ही ये बार बार कहते हैं। नहीं, देखिए, ये मामला कोर्ट में अब है, लेकिन जो धारणा है बनाई जाती है वो गलत बनाई जाती है। वो एक मामला यतीम खाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन लोगों की आजीविका का स्रोत भैंस और बकरी थी, बाकी कोई चीज़ नहीं है उसमें। भैंसें हैं और बकरी हैं जो वो पालते थे। अब सामान्य सी बात है कि जब वो आते हैं ये कहते हुए कि हमारा धन यही है, जो भी है वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि एक
ठीक ठाक आदमी के लिए शायद वो वैल्यू नहीं रखते हैं, पर उनके लिए वही धन था जिससे वो रोज़ाना आजीविका चलाते थे। और कई बार ये होता है कि नहीं, छोटी छोटी चीज़ें किसी ने लिखा है कि हमारा पायल चोरी हो गया, क्या चोरी हो गया, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो व्यक्ति लिखवा रहा है मुकदमा, उसके लिए जो धन है वही धन है। तो हम इसके लिए तो इनकार नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारा हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है इसलिए हम तुम्हारा नहीं लिखाएंगे, या जिसके खिलाफ लिखवा रहे हो उसके लिए वो वैल्यूएबल नहीं है। उसके लिए अगर वैल्यूएबल है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, वो तो जांच का विषय है और कोर्ट में प्रूव होगा कि सही है कि नहीं। लेकिन उसमें गलती कहीं पे भी नहीं है, और जो तथ्य आए हैं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने लिखे हैं। मैं ये मानता हूँ कि उसमें जो लिखवाने वाले हैं उनके शायद तथ्यों में इधर उधर हो सकता है, पर प्रारंभिक विवेचना के उपरांत ही, यानी प्रारंभिक परीक्षण के अभी उपरांत। कुछ दिन पहले देखा कि मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी में से किसी लाइब्रेरी की किताबें निकल रही हैं, कहीं से वो जेसीबी मशीनें हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि ये सब पूरा कैंपस तो उनके अंडर में था, इन लोगों ने ला के रखवा दिया होगा। ये आप बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बहुत भारी भरकम मशीन आप ले जाके वहाँ गाड़ें और किसी को पता नहीं चले। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि लोग बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ आप करेंगे आपसे छुपी। जिसके पास मोबाइल है सब। दूसरी बात ये कि इस मामले में आपको बता दूं कि एक बयान भी आया था कि ये नगर पालिका की मशीन नहीं है। नगर पालिका वो जो पुलिस ने उसका इनवॉइस तक कंपनी से कनेक्ट कर लिया है, यानी वो नगर पालिका के लिए ख़रीदी गई और बाद में वहाँ भेजी गई। किस पर्पज़ से, किस उद्देश्य से उसको गाड़ दिया गया ये मैं नहीं कह सकता कि ज़मीन में क्यों गाड़ा गया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता कि आजम खान में से आपने कभी कुछ सीखा भी? बहुत सीखा है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं सबसे सीखता हूँ। उनसे क्या सीखा, मुझे जानने में बड़ी दिलचस्पी है। मतलब आंजनेय सिंह ने कुछ सीखा भी? देखिए, एक बात है, मैं एक बात तो कहूँगा कि सीजन पॉलिटिशियन है। एक लंबे समय से 45 साल से अगर कोई 45 साल के लगभग हो गया, अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर लगातार अगर निर्वाचित नहीं होता तो चर्चा में ज़रूर हुए हैं। और 10 बार के विधायक रहे, एक बार राज्यसभा में रहे, एक बार लोकसभा के सांसद बने। सीखने को तो सबसे है, हर कोई भी आदमी एकदम से नेगेटिव या एकदम से पॉजिटिव। अगर मैं पूछूं एक चीज़ क्या सीखा आपने? प्रैक्टिकली राजनीति क्या होती है और उसमें कितने तरीके के दाव पेच चले जाते हैं, आपको किन किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए जब एक पॉलिटिशियन के विरुद्ध आप कोई भी मामला उठाते हैं, और कितना सतर्क रहना चाहिए, ये उन्होंने ही सिखाया है। आपका तो पॉलिटिकल साइंस था? जी, पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय रहा है और मेरा फेवरेट विषय रहा है, लेकिन मैं किताब पढ़ के उतना नहीं समझ पाया। बहुत सारे विचारक दिमाग में घूमते थे जब मैं, कभी कैटलिन दिमाग में घूमते थे, कभी मैकियावली दिमाग में घूमते थे, तो कभी हॉब्स, लॉक, रूसो, कभी बहुत सारे अचानक से दिमाग में घूम जाते थे। तो मैं कहूँगा कि हाँ, सीखा तो है। मतलब ज़मीनी राजनीति का ककहरा जो है, रियल वाला, वो आजम खान से सीखा आपने? कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, ख़ासतौर से रामपुर के संदर्भ में। रामपुर में कहते हैं, जो सामान्य तौर पर एक कही जाती है कि रामपुर में जब मैं था तब हर एक चीज़ पे मेरी नज़र रहती थी, तो एक वजह अलर्टनेस सिखाई, क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप कोई नहीं चाहता है, और जब आपको पता हो कि व्यक्तिगत आक्षेप लग सकते हैं तो आपको अलर्ट बहुत रहना पड़ता है। तो उस नाते हमारी अलर्टनेस ने हमें बहुत कुछ, उनसे अलर्टनेस मिली और उस अलर्टनेस से बहुत। मतलब गुरु बन गए आजम खान आपके? हर एक व्यक्ति रोज़ बरोज़ जो मेरे संपर्क में आता है वो मुझे सिखाता है, जो सिखाता है वो गुरु है ही है। ये जो पोर्टल बना था भूमाफियाओं वाले में, आपने आजम खान का भी नाम डाल दिया कि ये भी भूमाफिया हैं? वो भी देखिए, वो एक प्रोसीजर के तहत हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे उनका नाम आ सकता है। हमारे लिए तो केस इम्पॉर्टेंट है, एक उसका पैरामीटर बनाया गया है। तो उस पैरामीटर में उसी तरीके से, जैसे मैंने आपसे कहा कि एफआईआर जब हुई तो उनकी मदर का नाम आया, उस समय एफआईआर में नहीं पता था कि वो इस दुनिया में नहीं है, जिसको बहुत भारी मुद्दा बनाया गया। पर हमें नहीं पता था, क्योंकि ये नहीं पता था कि उनकी मदर है। हमें तो ये पता था कि कागज़ में इस व्यक्ति के नाम है, और वो नाम चूँकि दाखिल खारिज हुआ नहीं था, तो हमें ये पता था कि इसी नाम का। तो ठीक उसी तरह से जब नाम दर्ज हुआ तो बस उस आधार पर एक पैरामीटर था, उसमें दर्ज हो गया, और
ऐसा नहीं है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसका भी इशू बनेगा, मैं गलत नहीं बोलूँगा, ये पता था कि इसका इशू बनेगा, लेकिन जब पैरामीटर्स पूरे हैं तो हमें करना था। तो ये जो आज़म खान की कथा है, अभी कितने मुकदमे चल रहे हैं ट्रायल में? करीब मेरी जानकारी में 88 के आसपास हैं, जिसमें आचार संहिता के मुकदमों को भी मिला लें, पुराने मुकदमों को भी मिला लें, तो टोटल है 88 के आसपास। ये जो आज़म खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आज़म, जो स्वार से पहली बार विधायक बने, तो आपने उनका भी वो कर दिया कि उनका कैंसिल करवा दिया विधायकी? लोग ये भी आरोप लगाते हैं। नहीं, ये मेरे दौर से पहले हो चुका था। ये जो केस है जिसको काउंट कराया जाता है, ये मेरे आने से पहले का केस है। ये उन केसेस में एक है जो पहले से हो पड़े थे। तो उसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट थे जो उनके कंटेस्टेंट थे, नावेद मियाँ, वो गए थे हाई कोर्ट, और उसमें हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें हमारा सीधा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो होता होगा, आप रामपुर में रहे, अब आप मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, तो रामपुर की मॉनिटरिंग भी आप ही के पास है। कोई किसी ने फंक्शन बुलाया, कार्यक्रम बुलाया, तो आपस में आमना सामना तो होता ही होगा, देखा देखी होती होगी, कि वो भी नहीं होती है? संजोग से उनसे नहीं हो पाई। जब मैंने उनको सर्टिफिकेट दिया था जीतने के बाद लोकसभा वाला, तो उनसे आमना सामना हुआ था, मैंने उनको बधाई भी दी थी, और उन्होंने मुझको एक पेन भी गिफ्ट किया था। पेन गिफ्ट किया? जी, आज़म खान ने? जी। क्या कह के गिफ्ट किया उन्होंने? हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, पर मैंने उनको बधाई दी इलेक्शन जीतने की, और उसके बाद उन्होंने मुझको एक पेन दिया। वो पेन आज भी रखा हुआ है। साइन इन करते हैं फाइल पे उससे, कि उन्हीं के फाइल पे साइन करते हैं उस पेन से? नहीं, वो पेन अभी भी रखा हुआ है, और वैसे ही रखा हुआ है। इतने लंबे सारी चीज़ें हुई आपके सामने, कभी ये विचार आया मन में कि इस सारी चीज़ों पे किताब लिख डालो? अभी समय है नहीं। आप देखेंगे, मैं अपनी सर्विस को एंजॉय करता हूँ। वो एक बर्डन के तौर पे आता है, कई बार परिवार के भी बर्डन के तौर पे आता है, पर मेरा मानना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करना सीख लीजिए। बहुत सारे चीज़ करने को पड़े हैं, और मेरे यहाँ सामान्य दिनों में पब्लिक भी बहुत आती है, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सभी लोगों की चीज़ों को एक एक्युमुलेट करते हुए जो मेरे पास फीडबैक है उसके आधार पर पूरे मंडल में एक समान हम चीज़ें लागू कर पाएँ। और देखिए, मेरा मानना है हम अधिकारी के तौर पर हम सरकार की चीज़ों को लोगों के बीच में ले आते हैं। वो हमें, जिनका सरकार से सीधा सामना नहीं है, हम एक सिस्टम का हिस्सा होने के नाते सरकार का अंग हैं, तो हम जो करते हैं वो सरकार के मैसेज को देता है लोगों के बीच में। इस मामले में भी मैं अलर्ट रहता हूँ कि मेरी वजह से कभी भी सरकार के बारे में कोई ख़राब मैसेज ना जाए। हमारे लिए जो भी सरकार है वो महत्वपूर्ण है, हम उसकी सेवा में हैं और उस सेवा को एंजॉय करना है। तो अभी इतना समय मिल ही नहीं पाया कि मैं व्यक्तिगत चीज़ों पर कभी उतना ध्यान दे पाऊँ। डायरी लिखते हैं क्या? संयोग से नहीं लिख पाता, पहले लिखता था, पर अभी साहित्य में तो आपकी रुचि है? हाँ, साहित्य में रुचि है, और पहले से रही है। मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूँ, उसमें भी मास्टर्स मैंने किया है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। जी, शौक़ भी रहा है पढ़ने का, काफ़ी चीज़ें पढ़ी। अब इधर पढ़ना नहीं हो पाता, पर किताबें हैं और ज़्यादातर रहती हैं। कि किसी फिल्म वाले या वेब सीरीज़ वाले ने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई आंजनी जी, आप पे कोई फिल्म या वेब सीरीज़ बनाना है मुझे? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई इशू है इसमें। हर एक अधिकारी अपने पीछे एक कहानी हर एक के पीछे होती है, हर एक व्यक्ति की एक कहानी होती है, सबका अपना एक स्ट्रगल होता है, वो किसी भी जगह पर हो। ये संयोग से हाईलाइट कर दिया गया, पर मेरा मानना है कि मैं उस तरीके से चलता हूँ। हम सरकार का जो न दिखने वाला चेहरा है, हमें उतना ज़्यादा दिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकार को दिखना चाहिए, काम क्योंकि हम सरकार के लिए के बेस पे काम करते हैं, तो सरकार को ज़्यादा दिखना चाहिए, हमें इंडिविजुअल के तौर पे कम दिखना चाहिए, और मैं उसी को फॉलो करते हुए चलता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया में भी समय नहीं दे पाता। कभी कभार जब मौका मिलता है तो कभी किसी त्यौहार पर या कभी
कुछ कर लिया ताकि मैं बना रहूं लोगों के टच में, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। आपसे पहले जो रामपुर के डीएम और एसपी, चूँकि यूपी में भी मुझे रिपोर्टिंग करने का लंबा अनुभव हुआ, तो कई लोगों से बात हुई। जब आज आपसे मिलने आ रहा था तो उनमें से कई लोगों को फ़ोन किया, कुछ लोगों को, तो उन्होंने कहना था कि पूरे सिस्टम में ना थानेदार से लेकर सब तक ना जो भी होता था आजम साहब को पता चल जाता था। तो जब आप आए रामपुर के डीएम बन के, तो सिस्टम पर तो उनका कंट्रोल रहा होगा। कई जगह आपको लगा होगा कि आपकी बात लीक हो जाती है, उनको पहले पता चल जाता है आप जो करना चाहते हैं, ऐसा होता होगा? नहीं, वो तो है, वो आज भी है। जो आज मैंने भी है? हाँ, आज भी है। जो एक पूरा दौर गुजरा है उनके अंडर में, पूरे रामपुर में, और जो लोग मेरे पास आते थे वो ये बताते थे कि कहीं उनके आगे सुनवाई भी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग परमानेंट वहाँ पे वर्क करने वाले हैं, उनसे यहाँ तक कि एक राजनेता के तौर पे, एक नेता के तौर पे अक्रॉस भी रिलेशंस होते हैं, उनके रिलेशंस हमसे ज़्यादा होंगे क्योंकि हम एक दायरे में काम करने वाले लोग हैं। और हम अपने दायरे से बाहर कभी, मतलब कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं अपने दायरे से बाहर नहीं जाता। एक लक्ष्मण रेखा है। जी, हमारी एक लक्ष्मण रेखा, हम उस लक्ष्मण रेखा को कभी नहीं क्रॉस करते, और मैं तो कम से कम कभी नहीं क्रॉस करता। तो इसलिए हमारी लिमिटेशंस हैं, पर उनके लिए नहीं है, और वो आज भी वो इन्फ्लुएंस तो है। वो चाहे डर कह लीजिए, चाहे, और वो डर इस बात का हो सकता है कि नहीं, पहले भी लोगों ने एक दौर देखा है कि फिर से कभी वो आएंगे, यह हम सबके लिए लागू होता है। लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है जिसको जब आप क्रॉस कर जाते ऐसा हैं। कभी हुआ कि आप मान लीजिए कहीं आप एक्शन लेने जा रहे हो, कुछ गिराने वाला हो, इंक्रोचमेंट, और उन तक पहले खबर चली जाती हो, ऐसा हुआ होगा कभी? आप करना चाहते हो, फिर आपको नए सिरे से स्ट्रेटजी बनानी पड़ी हो? ये तो हमारे साथ हम जब भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है, सामान्य लोगों के बारे में भी होता है। मैं बल्कि एनआरसी के विरोध का जब रामपुर में अलग से एक रणनीति बनी थी, तो वो दौर मुझे याद आता है कि पूरे प्रदेश में एक एनआरसी का विरोध करने का एक दिन नियत था, और रामपुर में अकेले एक दिन का नियत था। अच्छा। और वो जो मौलाना लोग थे उन लोगों के आग्रह पे था। मैंने उनको बहुत समझाया कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप लोग नहीं समझते कि कहीं ये दूसरा मोड़ ले सकता है, कल को आप समस्या में फंस सकते हैं। आप कहीं टूल न बन जाएं। जी। और नेक्स्ट डे हूबहू ऐसा ही हुआ, और हमारी जो इनपुट के हिसाब से हमने जो फोर्स की तैनाती की थी जहाँ पर स्ट्रैटेजिकली, वहीं पे हुआ। और जहाँ पे हम खड़े थे, मैं खड़ा था, करीब 1 लाख से ज़्यादा क्राउड से हम और एसपी और हमारे अधिकारीगण घिरे हुए। 1 लाख? हाँ, 3 तरफ से हम घिरे हुए थे, और 1 लाख से ज़्यादा की क्राउड रही होगी। और मैं ही जा रहा था लोगों को रोकने। एक मेरे हाथ में डंडा था, मैं कहता था आगे मत बढ़ना नहीं तो डंडा चलाऊंगा। तो लोगों को भी पता था कि इस डंडे से तो रुकने वाला नहीं, मुझे भी पता था। वो एक अदब था जो रोके हुए था। अब 1 लाख की भीड़ के आगे कर क्या सकते हैं? और फिर और मेरी मुश्किल ये थी, मेरी चिंता ये थी कि कुछ ही दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर पत्थर चल रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। अगर ये कब की बात है? ये 2020 की बात है, दिसंबर की बात है। आजम खान भी थे प्रोटेस्ट में? वो एक दिन पहले प्रोटेस्ट कर चुके थे, लेकिन थे वो रामपुर में ही। बिहाइंड द सीन। तो जो क्राउड थी वो उधर बढ़ने की कोशिश कर रही थी जहाँ पर ये सब चल रहा था, और वो एक ही रास्ते पर था। मेरी चिंता ये थी कि अगर क्राउड कहीं उधर चली गई तो फायरिंग खुल जाएगी और फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैं अकेले जाके रोकने की कोशिश कर रहा था। एक बार की जब क्राउड बढ़ी तो, और मैं एक बार ठेल के किनारे कर दिया गया, फिर मैं दोबारा कूद पड़ा कि मुझे ये पता था कि सैकड़ों की संख्या में जाने जा सकती हैं। मेरा जो अर्दली है वो मुझको खींचे जा रहा था कि सर कुचल देंगे, लेकिन मैंने कहा कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा चेन बनाओ, और सबने सुन लिया और चेन बना दी। मैंने चेन बना दी और वहाँ से मामला रुक गया। और एक मौलाना ने भी मेरी मदद की, 2-3 लोग उसमें थे, उन लोगों ने, हाँ, वो लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि आप लोग कंट्रोल करो। लेकिन और मौलाना लोगों को बाद में समझ में आया कि वो किसी न किसी चीज़ का शिकार बन गए, मतलब वो कंधा बन गए। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक बच्चे की मौत भी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। हमें इस बात का संतोष है। वो इस तरीके की चीज़ें तो खैर
थी कि जानकारी, और अब आप इसको चाहे जो भी अंदाज़ा लगा लो, हम हमेशा इस एनफोर्समेंट के मामले में रिस्क पे रहते हैं। आप जब सिक्किम में आप तैनात रहे होंगे, फिर जब आप यूपी आ गए, कभी आपने सोचा होगा कि ऐसे कहानी के दो पहलू बन गए हैं कि एक नॉर्थ साइड में आज़म खान और साउथ के साइड में आंजनेय कुमार सिंह, कभी सोचा होगा कि अपनी इस तरीके से लाइन खिंच जाएगी ऐसी? मैंने कभी नहीं सोचा, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, न कभी मेरे दिमाग में ये बात आई भी थी। मैंने आपसे कहा कि हम अपने जो राजनीतिक उच्चाधिकारी हैं, उनको जनता चुनती है, उनके अंडर में काम करने के आदती हैं, एक परिवेश में एक नियम के अनुसार काम करने की आदती हैं, और हम लोगों को वही ट्रेन भी किया जाता है कि हम उस तरीके से रहें, हम फेसलेस तरीके से काम करते रहें। तो कभी ये नहीं सोचा था, न कभी ऐसा था कि मैं रॉबिन हुड जैसे किसी से टकरा जाऊंगा, जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, लेकिन सर्विस में एक आइडियोलॉजी लेके आए थे कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं उनके लिए काम करेंगे, तो वो तो मन में था ही। जैसे सिवान का मामला है, चूँकि मैं रहने वाला मूलतः बिहार का हूँ और आप भी जानते होंगे चूँकि आप भी उस बगल के ही हैं। सिवान के सांसद होते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, और रत्न संजय थे और सीके अनिल थे, एक एसपी थे, एक डीएम थे। तो जब भी होता है ना, नाम चिपक गया है, ऐसे ही कुछ मतलब आपका भी चिपक गया है आज़म खान के साथ। परिस्थितियाँ हैं, कोई शुरू से कोई चीज़ तय करके नहीं आता। मैं उत्तर प्रदेश में सर्व करूँगा, लंबे समय तक सर्व कर पाऊँगा, ये भी मुझे नहीं पता था। मेरा बेसिकली ये मेरा प्रदेश है। अरे मुझे याद जहाँ है, पर मैं- हमारी आपकी पहली मुलाकात वो आईपीएस है ना, मनोज तिवारी, उनके यहाँ हुई थी, वो भी सिक्किम काडर के, वो भी वापस चले गए। आप हैं, एक और थे, चौहान साहब थे ना, हाँ विशाल चौहान जी, वो भी चले गए। तो ये सही आप कह रहे हैं, आप जो जिक्र कर रहे हैं। तो उस समय भी, लेकिन ये मेरा प्रदेश है, तो खुशी होती है जब अपने लोगों को सर्व कर पाते हैं। और कुछ क्यों चले आए, बड़ी बहुत बार होता है कि आप क्यों चले आए यहाँ पर, कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी जिसकी वजह से आए। कोई भी चीज़ें प्लान करके नहीं होती, एक दौर होता है, अचानक से नियति आपको तय करती है तो आना होता है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि प्रदेश के लिए जज्बा करने का हमेशा रहा है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो कर पाया, उतना कर पाया। जिन चीज़ों को लोग काउंट करते हैं, मैं उसको नहीं काउंट करता। मैं उसको काउंट करता हूँ कि जैसे मेरे पहले कलेक्टर कर रहे थे, कि कहते थे मुझको, जब हम लोग चर्चा करते थे शुरू में, वो ट्रेन करते हैं आपके पहले कलेक्टर ही आपके लिए, तो वो कहते थे कि शक्ति क्या है? शक्ति वो नहीं जो लोगों को आपके कदमों में झुका दे। शक्ति वो है जो मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, उसको आप शक्ति कहेंगे। और वो ताकत आपको ईश्वर जब देता है तो आपको वो करना चाहिए। मैं उसी को काउंट करता हूँ, और उसको काउंट करता हूँ तो मैं निराश नहीं हूँ। बहुत बार मौके मिले हैं, और वो सरकार के ही कारण मिले। हम सरकार के ही हिस्से हैं, तो सरकार के कारण मिले। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो गए, यहाँ आए तो आपने ज़मीनी राजनीति जो कह सकते हैं ना, ग्राउंड पॉलिटिक्स, उसके आपने कुछ दाव पेंच भी सीख लिए, नियम कह लीजिए। तो अब क्या ऐसा भी है कि मैं जिस आंजनेय कुमार सिंह से बात कर रहा हूँ वो कभी चुनावी राजनीति में आ जाए? नहीं, ऐसा इरादा नहीं है। देखिए, शुरू से जो हमारी एक आकांक्षा थी, मुझे याद है कि कौन क्या बनेगा। तो कभी मैं टीचर बनना चाहता था, फिर मैं जर्नलिज़म का मैंने कोर्स भी किया हुआ है, जर्नलिज़म मास कम्युनिकेशन। तो फिर ये था कि जर्नलिज़म की फील्ड में आएंगे, फिर उसके बाद वापस पलट के आए कि इधर आएंगे। हर एक के पीछे एक सोच ये थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सर्व कर पाएंगे। तो मुझे जो मैं जिस सर्विस में हूँ उसमें मैं ज़्यादा लोगों को सर्व कर पा रहा हूँ। क्या पता आपने जर्नलिज्म किया लेकिन आपको ब्यूरोक्रेट बनना पड़ा, क्या पता किस्मत आपको वहाँ भी लेके चली जाए। हाँ, ये नियति तो कोई नहीं जानता। मैंने आपसे कहा कि मैं नियति के अनुसार चलता रहा हूँ, पहले से तय किए हुए रास्ते पे कभी चल नहीं पाया। नहीं ऐसा कुछ हुआ। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं फ़तेहपुर जाना नहीं चाहता था, मैं रामपुर जाना नहीं चाहता था, पर मैं गया। भाई आप ही के सर्विसेज के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, अपराजिता सारंगी जो हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, तो क्या पता आंजनेय कुमार सिंह की किस्मत में भी लिखा हो एक दिन हाँ, अगर कोई ऐसा ऑफर आ जाए। नियति की वजह से जाना पड़ा तो मैं नहीं कह सकता, पर फिलहाल
वैसे कोई इरादा नहीं, मैं अपनी सर्विस में बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि चूँकि सर्विस मेरे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को सर्व करने का। ये बहुत कम मौका मिलता है कि आप सेटिस्फैक्टरी ढंग से लाइवलीहुड भी आपको मिली हो, सरकार की तरफ से इतनी सहूलियतें भी हैं। तो मैं जो ये बात कह रहा था ना कि बात शुरू हुई थी यहाँ से राजनीति से, तो यहाँ आके आपने राजनीति का रामपुर में एक अलग दौर देख लिया। खुद आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हुए, यहाँ आके आपने पॉलिटिकल साइंस के ग्राउंड रियलिटीज़ समझ लिए, आपका पैसन भी है पढ़ने का भी। चलिए आजमा ही लिया जाए, चुनावी राजनीति में कूद जाएं कहीं आंजनेय कुमार सिंह। देखिए, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, आपका ब्यूरोक्रेट होना, सरकार का फेसलेस टूल होना एक अलग बात है, और जनप्रतिनिधि होना एक बहुत ही अलग बात है। जनप्रतिनिधि होना इतना आसान भी नहीं है। मैं अपने अधिकारियों से अक्सर कहा करता हूँ कि वो जो 24 घंटे की सर्विस में जो रहते हैं, उनका हम इसलिए भी सम्मान करते हैं क्योंकि उनकी मुश्किलों को, मतलब जिन मुश्किलों से वो गुजरते हैं। आपका रोल बदल जाएगा। अभी आप लॉ को इन्फोर्स करा रहे हैं, फिर आप लॉ मेकर बन जाएंगे। जैसे अपराजिता सारंगी बीजेपी के एमपी, वो भी आईएएस रही हैं। अश्विनी वैष्णव हैं, रेल मंत्री हैं, वो भी आईएएस रहे हैं। यहीं यूपी में देखिए मंत्री हैं अपने, तो वो भी हो सकता है। नहीं, इसमें बस इतना ही है कि लॉ मेकर नहीं बनना चाहते? नहीं, इरादा तो कोई नहीं है, क्योंकि जो आदमी का ध्येय होता है किसी इंसान का कि आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा मेरा जो ध्येय है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बेहतर कर पाना। अभी मैं इस अपनी सर्विस से संतुष्ट हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मेरी सर्विस मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं जानता हूँ कि मेरी सर्विस के बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि आईएएस फेल हो गए, लेकिन जब मैं फील्ड में काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक सरकार के अभिन्न अंग के तौर पे हम प्रासंगिक हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी प्रासंगिकता किस तरीके से प्रूव करते हैं, और हमें अपने मेटल को प्रूव करने के लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। लोग जो आपसे मिलने जुलने आते होंगे आपके गांव मऊ से और यहाँ से भी, तो कुछ लोग ये बात कहते होंगे जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, सच्ची बताइएगा। सही है। यहाँ पे लोग कहते हैं, बहुत बार कहते हैं कि साहब आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। मैं फतेहपुर में था तो लोग कहते थे, लेकिन वो इस बात पे आधारित है कि पब्लिक, जैसे मैं फतेहपुर में था तो एक दिन में करीब कई बार ऐसा होता था कि 500 की क्राउड आ जाती थी, और वो मैं सबके सुनता भी था। कई बार सुन नहीं पाता था तो उनके सबके एप्लीकेशंस कलेक्ट कर लेता था, तो क्राउड को देख के कई बार लोग कमेंट कर दिया करते थे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये प्रोफेशन और वो प्रोफेशन दोनों बड़े अलग हैं मेरी नज़र में। मैं चूँकि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ इसलिए इस चीज़ को समझता हूँ। दोनों के लिए बड़े अलग तरीके का टेम्परामेंट चाहिए, अलग तरीके की मेहनत चाहिए। हम हल्के में नहीं ले सकते, राजनीति हल्की विषय नहीं है। नहीं, तो 24/7 है। न जनप्रतिनिधि जो हैं वो हल्की चीज़ के विषय है, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो हमसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कई बार मैं इस चीज़ को देखता हूँ, और जो वाकई इस चीज़ में एक प्रोफेशन के तौर पे लगे हैं, उनकी मेहनत मतलब अनपैरेलल्ड है। तो हर एक प्रोफेशन अपने आप में एक डिमांड रखता है। मैं शायद अभी उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जानता, नियति है, नियति कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता। तो हमारे आज के मेहमान से जिनसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं वो आंजनेय कुमार सिंह। वो इसीलिए चूँकि आंजनेय कुमार सिंह के बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्या मिजाज है, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो थोड़ी सी फिल्मों की बात कर ली जाए। फिल्में देखने का मौका मिलता है कि नहीं? नहीं, अभी तो मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मैं फिल्में देखने का शौकीन तो रहा हूँ पहले से। ये अलग बात है कि हमने ग्रेजुएशन तक कोई मूवी नहीं देखी क्योंकि फादर ने मना किया हुआ था। हाँ, वो बिहार में कहते हैं कि फिल्में देखना, किताब पढ़ना, ये सब ना। नहीं, किताब पढ़ने को तो मना ही नहीं। मतलब किताब मतलब उपन्यास टाइप? हाँ, उपन्यास जैसी चीज़ें नहीं थी। तो हमारे मनोरंजन का साधन हुआ करती थी किताबें। मेरे पिताजी के पास बहुत सारे, एक लाइब्रेरी भरी हुआ करती थी जिसमें। आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिता टीचर थे। और डंडा भी पड़ा होगा? नहीं, पिताजी से कभी मार नहीं पड़ी। अच्छा। हालांकि स्कूल में जब सामूहिक पनिशमेंट होता था, मैं अपने बच्चे को यही बता रहा था कि आज के दौर में जब एक दिन उसने कहा कि मैं सेकंड आ गया क्या, तो हमने कहा कि तुम्हारा अचीवमेंट, मतलब तुमको ये लगता है कि सेकंड आने पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो। हमारा तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता था कि अगर पूरे क्लास को पनिशमेंट दिया कि 6 डंडे पड़ेंगे तो किसने ऐसे करके 2 बचा लिए, तो बाद में वो
गुड़ गाता रहता था, मतलब अपने बहादुरी गाता था कि 2 बचा लिया मैंने। तो उस समय ये था कि किताबें बहुत पढ़ते थे हम। उस दौर में मुझे याद है माया, टाइम्स ऑफ इंडिया, सरिता, मिरर और कल्याण, अखंड ज्योति, कोई सी मैगजीन ऐसी नहीं थी जो पिताजी न लाते हों। ये जो सिविल सर्विसेज की बात है, तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे? मेरे सब्जेक्ट जिस साल में सेलेक्ट हुआ था उस साल पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी थे। पॉलिटिकल साइंस मेरा पहला सब्जेक्ट था। अच्छा, तो अभी भी आपसे गांव देहात के जानने वाले लोग तो आते होंगे कि भाई टिप्स दे दीजिए आंजनी जी, हमारा बच्चा भी जो है तैयारी कर रहा है। खुद कुछ लोग खुद ही आ जाते होंगे? मेरे से टिप्स लेने वाले कई अलग तरीके के लोग भी होते हैं। अच्छा। अभी हाल ही में एक पर्सन जो मेरे गांव से आए थे वो ये पूछने आए थे कि आपके दादाजी एक दवा बनाते थे जो एक आप ही को पता है, आपके सामने बनाते थे, तो वो ज़रा उसके कंटेंट्स बता दीजिए, क्योंकि मैं अपने दादाजी का बहुत करीब था और वो कई सारी ऐसी औषधीय चीज़ें बनाते थे। और जैसे अब ये कार्तिक का महीना चल रहा है तो आंवले के नीचे खाने वाने वाला रिवाज था, तो औषधि चीज़ें बनाते थे, कहीं नीम, कहीं तुलसी पत्ती और वगैरह कई सारे औषधि चीज़ों को मिला के। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको अभी भी याद है वो? संयोग से मुझे याद नहीं था, तो उससे लेके और हाँ, टिप्स के लिए अभी भी लोग फ़ोन करते हैं दो कि मेरे टाइम से अभी तक सिलेबस बहुत बदल चुका है। 2 सब्जेक्ट के बदले ऑप्शनल एक ही हो गया। लेकिन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभ्युदय कोचिंग शुरू की थी, मैं उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। रेगुलर क्लासेस भी, बल्कि पीछे मैंने बच्चों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ताकि मैं उनको शेप अप कर सकूं। कम से कम वो चीज़ें जो पहले मैंने जो पढ़ी हैं उनको डील कर सकने की, अगर मेरे सपोर्ट से कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है तो उसके लिए ज़रूर मैंने प्रयास किया। अच्छा, इसके अलावा और क्या शौक़ है आपको? मतलब ये तो चलिए आप फिल्मों के बारे में बता रहे थे कि वक्त नहीं मिलता है। नहीं, शौक़ तो बहुत सारे हैं, साहित्य से लेके म्यूज़िक तक, बस समय नहीं मिल पाता। किसके गाने सुनना चाहते हैं? मैं गज़लें बहुत सुनता हूँ, गज़लें सुनता हूँ। कई बार भजन बहुत ज़्यादा कई बार होता है तो भजन भी सुनता हूँ। रफ़ी फेवरेट हैं, जगजीत सिंह फेवरेट हैं, गुलाम अली फेवरेट हैं, और जो कहते हैं कि 4 जो अपने समय के गायक थे, और मुझे बहुत ज़्यादा हेमंत कुमार, भी केएल सहगल के कभी मैं गाने पागलों की तरह सुनता था। और इस तरीके से जो पुराने जो दौर के सिंगर्स हैं, एक एनआईपी में वीएस दत्ता हुआ करते थे, तब मैं एनआईपी में ट्रेनिंग ले रहा था। वीएस दत्ता को पुराने गानों का बहुत शौक़ था, मतलब बहुत जानकार थे उसके, वो और अमीन सयानी दोनों। अरे अमीन सयानी की आवाज़, मतलब दोनों मित्र हुआ करते थे। तो मुझे याद है कि एक बार मैंने एक गाने पर कमेंट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो मैंने उस पर कमेंट किया कि ये गलत लिखा है, और यह संयोग से उन्हीं का लिखा हुआ था, वो संपादक थे। तो उन्होंने वो बगल में बैठे थे, मुझे नहीं पता था कि ये संपादक हैं। तो उन्होंने अचानक से मुझे पूछा कि किस ईयर में तुम पैदा हुए? तो मैंने उनको बताया, तो कहा कि तुमको कैसे पता? फिर उन्होंने अमीन सयानी से संपर्क किया, तो अमीन सयानी और वो दोनों डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि मैं सही था। आप सही थे? मैं सही था। तो उन्होंने उसके बाद से मुझसे रेगुलर आर्टिकल्स लिखने के लिए कहा कि फिल्मों में तो आर्टिकल लिखो, तो मैं आर्टिकल भी लिखा करता था। ये गैया, ये सारी देशी गायें हैं, और कमिश्नर के घर पे गाय? हाँ, ये एक्चुअली, और इनकी सेवा भी करते हैं। ये सारी गायें जब आते हैं तो इनको लगता है कि मैं रोटी लेके आए होंगे। अच्छा, ये गौरी है, और अच्छा, सबका आपने नामकरण संस्कार भी कर रखा है? मेरे छोटे बच्चे ने किया है। अच्छा, तो इनका नाम गौरी रखा उन्होंने? वो सबको अपने अपने नाम से पुकारता रहता है, और वो उसकी आवाज़ सुनते ही इसको रोटी चाहिए जानती है। तो जब कभी हमारी क्राउड आती है तो उसको यही लगता है कि रोटी देने आए होंगे। अद्भुत है आपके लिए। खेती बाड़ी भी आपने लगा रखी है? हाँ, ये इनके लिए, इनको दिन में खोल दिया करते हैं। तो ये जो आप अहाता देख रहे हैं, ये रस्सी देख रहे हैं, इसमें वो फ्री होके स्वतंत्र विचरण करती हैं, और वहाँ पे उनके गोबर के लिए जगह बनाई है और पानी पीने के लिए। तो वर्मी कंपोस्टिंग भी होती रहती है। और इस तरफ फूल हैं, सब्जियां हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उगाते हैं, जो बच्चों को बेसिकली सिखाने के पर्पज़ से। हमारे बच्चे क्योंकि खेती देख नहीं सकते, मैंने खुद खेती की हुई है, लंबे समय तक की है, तो मुझे खेती की बहुत सारी चीज़ें पता है, हमारे बच्चों को नहीं पता है। तो मैं
अक्सर कहता हूँ, टीचर से भी कहता हूँ कि आप बच्चों को हाँ, मैंने ना आपकी एक फ़ोटो देखी थी, आप गांव गए थे बच्चों को लेके खेत में। ये तो अच्छा मैं काम कहता हूँ कि करते पढ़ने से ज़्यादा हमें बच्चों को लड़ना सिखाना है कि बुरी परिस्थितियाँ आए तो आप सरेंडर ना करो। तो अपने बच्चों को भी लेके इसमें घुमा करता हूँ, दिखाया करता हूँ और कई सारी चीज़ों से परिचित कराया करता हूँ। ये भोजपुरी भूल गए या याद है अभी? नहीं, भोजपुरी अभी मेरे परिवार में मैं अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने भाइयों से सबसे भोजपुरी में ही बात करता हूँ। नेचुरली हम आपस में किसी और भाषा में बात ही नहीं कर सकते। बड़ा अजीब सा लगता है, चाहे कहीं भी खड़े हों, हम 5 स्टार होटल में खड़े हों, चाहे एयरपोर्ट पे खड़े हों। तो भोजपुरी में गाना उन्हें सुने लेकिन ना बहुत ज़्यादा सुनीला, है। बहुत ज़्यादा सुनीला। तो गाँव जाली तो वो जगह खास तौर से पुरान गाना और जो लोकगीत है, लोकगीत में खास दिलचस्पी भी है। हाँ, तो लोकगीत भी सुनीला, अच्छा। लोकगीत ही ज़्यादातर सुनीला। खास तौर पे जब कोनो विशेष अवसर आवेला, जैसे अब छठ का, होली की छठ में टाइम तो लोग में। शारदा सिन्हा के गीत लगा ले। अच्छा, होली के टाइम में लड़कन के अपनी बच्चन के बतावल करेला फगुआ वाला। ई फाग है, ई धमार है, ई चौताल है, ये अलग अलग भी बतावल करेला। काहे कि हमन की दौर में जब गांव के चौतरा पर एक महीना का फाग होके, अरे आप तो गांव लेके चल गई हमनी के। क्या बात है। तो उस समय का दौर ही अलग रहे। और बल्कि शेयर भी करीला लोगों से बात करते समय बताइला कि हमन का प्राइमरी स्कूल में जाए जब पढ़े तो बारिश के टाइम में जब बरखा पड़े, तालाब भर जाए सर एक पुरवा में, तो हमन का दौर ऐसा रहे कि इहो ना पता रहे कि मतलब अलग अलग जाति में सब बटल जरूर रहे, लेकिन केहू चाचा, केहू भैया, केहू तरह रहे। तो गांव का बूढ़ आदमी खटिया लगा के बैठ जाए भरा, लड़कों उधर से, लड़कों उधर से। मतलब एक समाज के तौर पर समाज का बहुत पूरा सजग समाज सहभागिता रहे कि लड़का डूब न जाए, चाहे इनार में चाहे पोखरा में। IAS अफसर बनना तो आपका ड्रीम रहा होगा पहला? नहीं, पहला ड्रीम नहीं था। अच्छा, पहला ड्रीम क्या था? देखिए, कभी ये नहीं सोचा कि कौन से प्रोफेशन में, पर ये तय था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, ज़्यादा लोगों के लिए। तो एक बार की ये तय किया कि नहीं, टीचर बनना एक नोबल प्रोफेशन है, पिताजी की तरह। तो हाँ, तो टीचर। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं जर्नलिज्म की तरफ उन्मुख हो गया। और जब पिताजी उस समय मुझे मौके मिले लेक्चरर बनने के भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने साफ कह दिया टीचर नहीं बनूंगा, कुछ भी बनूंगा, टीचर नहीं बनूंगा। अच्छा। और मेरे पिताजी आज भी इस बात को उद्धृत करते हैं। और फिर लाइफ ने एक मोड़ लिया। मैं अक्सर लोगों को बताया भी करता हूँ कि मैं गया था एक्टिव जर्नलिज्म में कि अब शुरुआत करने, और फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक चेंज आया और फिर मैं आके इलाहाबाद बैठ गया, ददेन इलाहाबाद तैयारी करने। तब तो गढ़ हुआ करता था वो। हाँ, तब इलाहाबाद गढ़ था, लेकिन हाँ, मेरे दौर में लोग ये सजेशन दिया करते थे कि आपको PCS की तैयारी करनी है तो इलाहाबाद रहिए, IAS की तैयारी करनी है तो आप दिल्ली जाइए। तो मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण था। दूसरी बात थी कि हिंदी मीडियम से मैं था। मैं सौभाग्यशाली रहा कि न सिर्फ मैंने क्वालिफाई किया तीसरे ही अटेम्प्ट में, बल्कि जब मैंने शुरुआत की, पहला अटेम्प्ट लिया था तो मैंने तैयारी शुरू ही की थी। तो मैं मानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली रहा, और शायद इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो लाइन के इस पार हैं, और कोई ना कोई वजह है। इसको जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकें लोगों के फेवर में, लोगों की जितनी इसके माध्यम से सेवा कर पाएँ, हमारा सौभाग्य होगा। क्योंकि हमको ईश्वर ने चुना है। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली शायद ना आ पाए हों अपनी रणनीति या किसी कमी से या प्लानिंग से। हम इस पार हैं, तो ये हमारे ऊपर एक कृपा सी है, एक सौभाग्य सा हमारा है। जितनी अपनी ऊर्जा को समाज में लगा सके, प्रयास करना चाहिए। आखिरी सवाल चलते चलते, अगर काहे बगाहे जाने अनजाने आज़म खान साहब आपके सामने पड़ गए तो क्या कहेंगे आप उनको? जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैंने परहेज कभी किसी से नहीं किया। यहाँ तक कि जिन लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं मिलता रहा हूँ। ये रामपुर के लोग बताएंगे, ये फतेहपुर के लोग बताएंगे, ये बुलंदशहर के लोग बताएंगे, जहाँ पे भी मैंने सर्विस की है। मुझे कोई परहेज नहीं है। कोई व्यक्ति आपके लिए, और ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, कोई व्यक्ति कभी किसी घृणा का पात्र नहीं होता, उसके कर्म होते हैं।
और इसीलिए जो आपने कहा कि कभी उन्होंने फ़ोन किया, काश ऐसा होता, मैंने कहा, क्योंकि वो उन सारे एक्शन से अलग है। वो एक व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की बात है। आप जो बांटेंगे वही आपके पास वापस आएगा। इसको ये कहिए कि जो बोएंगे वो काटेंगे। आप देखिए ना, आप हमारी आलोचना करते हैं, अधिकारियों की आलोचना करते हैं, हम भी तो उसी समाज से आए हैं ना। जो समाज ने मुझको 20 साल 25 साल सिखाया है, वो हमारी एकेडमी 1 साल में हमें चेंज कर वो दी। जो सवाल रहा कि अगर आमने सामने पढ़ेंगे तो होगा क्या? मुझे कोई परहेज भी नहीं है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं आमने सामने पढ़ूंगा, मैं अपनी सहजता के साथ रहूँगा। असहज स्थिति तब होती है जब कहीं आप किसी जगह पे गिल्ट फील करें किसी काम के लिए, या फिर किसी तरीके से आपको लगे कि नहीं, आप उसके सामने नज़र नहीं मिला पाएंगे कि आपने कहीं पे कोई गलत किया हो। न वो गिल्ट है, न वो गलती है। हमें कलेजा मजबूत करके एक जगह करेक्टिव मेजर लेना पड़ता है ताकि संदेश सबके लिए स्पष्ट हो। वो मेरे पे भी लागू है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि गलत बोलना मेरे पे भी लागू होता है। जो चीज़ें मैं दूसरों को कहता हूँ मेरे पे भी सबसे पहले लागू होता है। वो सबके लिए ऐसी वाणी बोली वाला जी बात है। एग्जैक्टली वो सबके लिए। चलिए आंजनेय जी, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमारी मुलाकात रही आंजनेय कुमार सिंह से। उनकी बात और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, सुझाव हो तो भी और अगर शिकायतें हो तो भी, देखने के बाद आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। और ऐसे ही किन अधिकारियों से आप मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।